Hello friends, my name is Loveleen and I am Faculty of Accounts and Taxation. Welcome to my class. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि various universities have started taking examination. तो accordingly मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम as per the new syllabus NEP जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 पे वो सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इन दिस वीडियो मैं लीज अकाउंटिंग पे डिस्कस करूंगा एंड फिर लेटर ऑन अलग अलग वीडियोस लाऊंगा अलग अलग टॉपिक्स पे जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन पर। गॉट इट। तो आई होप कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, अच्छे से देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, कैसे इनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और खूब प्रैक्टिस करिएगा घर पे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लीज अकाउंटिंग का ये वाला क्वेश्चन ये 12 मार्क्स का आया था। यू कैन अंडरस्टैंड 12 मार्क्स बहुत बड़ी वेटेज होती है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आज इसको समझते हैं, आइए। पी लिमिटेड लीज एन इक्विपमेंट टू क्यू लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन कह रहा है कि पी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपना इक्विपमेंट लीज पे दे दिया क्यू लिमिटेड को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है वो ये हैं। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू दे रखी है डेट इज 20 लाख। लीज पीरियड यानी कि कितने पीरियड तक ये लीज दिया गया है, डेट इज फॉर 5 इयर्स। लीज रेंटल, जो हर साल का रेंट है, डेट इज 3,80,000 रुपीज। द नेक्स्ट इज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में GRV बोलते हैं, डेट इज 70,000। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, डेट इज 50,000। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डेट इज 15%, and the discounting factor for first to 5 years, this is this respectively. And you are required to calculate gross investment in lease and unearned lease income. तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आप अज्यूम कि आपको कुछ कंसेप्ट पता होगा, क्योंकि अगर मैं सारा कंसेप्ट अगर क्वेश्चन समझाने में लगा दूंगा सो डेट विल बी वेरी लॉन्ग। हाँ, मैं फिर भी टच करूंगा, थोड़ा थोड़ा टच करूंगा एंड देन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट प्रॉपर समझना है लीज अकाउंटिंग का तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग वन more video, two more video on this particular topic. If you want, then please do let me know. I will be covering that. ठीक है, तो अभी हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसको। सॉल्यूशन हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ GIL। GIL मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट हियर। सो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है जस्ट ऐसे याद कर लीजिएगा, MLPs प्लस UGRV। ठीक है, अब थोड़ा समझा भी देता हूँ ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी रहेगी। ये MLP क्या है? MLP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम लीज पेमेंट। गॉट इट? मिनिमम लीज पेमेंट, इट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है इसमें? एनुअल लीज पेमेंट, प्लस GRV। ठीक है, एनुअल लीज पेमेंट से आप क्या समझते हैं? मैं थोड़ा समझाया तो आप लोगों को। एनुअल लीज पेमेंट वो होती है
जो लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो लेजर और लेजी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें जो डिसाइड होता है कि जो लेजी लेजर को ईच ईयर कितना रेंट देगा, ठीक है। हर साल का जो रेंट होता है डेट इज कॉल्ड एनुअल लीज पेमेंट। यहाँ तक फंडा क्लियर है कि लेजर और लेजी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि पी बोलता है क्यू को, पी लेजर है, यस, तो पी बोलता है क्यू को कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ रेंट देंगे, सो दैट रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनुअल लीज पेमेंट। गॉट इट। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब मैं टॉपिक के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर जब वीडियो लेके आऊँगा, बट अभी के लिए सिर्फ यही समझ लीजिए, ठीक है। व्हाट इज जीआरवी? जीआरवी मतलब गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू, ये तो आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। याद कीजिए डेप्रिसिएशन, जहाँ पर आप मशीनरी जब आप परचेज करते थे तब आप उसकी एक रेसिडुअल वैल्यू एक्सपेक्ट भी करते थे कि ये मशीनरी आज परचेज तो कर ली है पर 10 साल तक चलेगी, उसके बाद ये, अगर आज मैं 10 लाख की लिए और 10 साल चलेगी तो शायद ये 10 साल बाद 20,000 या 30,000 रुपये की बिक जाएगी, इसका स्क्रैप बिक जाएगा या जो भी है, तो डेट इज कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू। गॉट इट। तो वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है लीज के अंदर भी। भैया जब एक लेजर एक लेजी को असेट देता है, रेंट पे देता है, ठीक है, तो वो अगर सपोज करो 5 साल 10 साल के लिए देता है, तो यहाँ पर एक रेसिडुअल वैल्यू भी यहाँ पर एक एक्सपेक्ट की जाती है कि इतनी मिल सकती है 10 साल बाद अगर हम इसको बेचेंगे आउटसाइड मार्केट में, ठीक है। तो वो जो रेसिडुअल वैल्यू होती है वो दो टाइप की है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। एक होती है गारंटीड, गारंटीड बोले तो कि ये तो श्योर श्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा, और एक होती है अनगारंटेड, अनश्योर, कि पता नहीं कि मिले ना मिले, ठीक है। जैसे कि आ, कोई भी एक मशीनरी है, चलो मोबाइल ले लो हो गया, आप लोग मोबाइल से ज़्यादा रोज खेली खेली करते हो तो मोबाइल के बारे में देखते हैं। आईफोन आया 15, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का है आज की डेट में। आपने सोचा यार मैं इसको 3 साल चलाऊंगा, तो अब मैं मज़े से 3 साल चलाया। आपने आज ये भी सोच सकते हो कि 3 साल बाद अगर मैं इसको बेचूंगा, ठीक है, इसकी लाइफ टाइम के बाद मैं अगर इसको बेचता हूँ तो मुझे 15,000 मिल सकते हैं बेचने पे, अगर मैं आउटसाइड किसी को बेचूंगा तो इतना मिल सकता है, रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं उसको। अगर आप श्योर हो कि आप कोई ऐसी दुकान जानते हो या ऐसी कोई एजेंसी जानते हो या ऐसा कोई ब्रोकर जानते हो कि पता है वो 3 साल बाद आपसे 15,000 रुपये आपको देगा ही देगा, तो उसको बोलेंगे गारंटेड, कि पता है कि इतना मिलना ही मिलना है। और अगर जस्ट एस्टिमेट कर रहे हो कि 15 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है, तो उस केस में उसको बोलेंगे अनगारंटेड। गॉट इट। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया टू सम एक्सटेंट कि गारंटेड क्या है अनगारंटेड क्या है। बाकी लेंथ में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉट इट। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, एनुअल लीज पेमेंट प्लस जीआरबी, कि जीआरबी क्या होता है, एनुअल लीज पेमेंट क्या होती है। तो इन दोनों से मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं एमएलपी, जिसको बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट, यू कैन से दैट कि एज एन इन्वेस्टर या एज ए लेजर आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं इस एसेट से। भाई आज मैं एक लेजर हूँ, पी क्यू पी लिमिटेड में हूँ, मैं लेजर हूँ, मैं एक एसेट, एक इक्विपमेंट क्यू लिमिटेड को दे रहा हूँ लीज पे, यहाँ पे दे रहा हूँ 5 साल के लिए। तो 5 साल तक मैं कितना एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना, हर साल कितना एक्सपेक्ट करता हूँ, एज अ रेजिडुअल वैल्यू, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी एक्सपेक्ट करता हूँ, वो जो मिलके बनेगा डेट इज कॉल्ड एज मिनिमम लीज पेमेंट, कि इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, डेट इज फॉर श्योर। गॉट इट। तो एमएलपी का फॉर्मूला हुआ
एनुअल लीज पेमेंट प्लस GRV, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। गॉट इट? आई थिंक आपको यहां तक का फंडा क्लियर है। नेक्स्ट, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज निकालना, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया MLPs प्लस UGRV। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं GIL। GIL है क्या एक्चुअली, वो समझ लो थोड़ा सा। इट इज कॉल्ड एज गारंटीड, सॉरी गारंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज। ठीक है, इन लीज कि एज ए इन्वेस्टर या एज अ लेजर, मैं आज जो लीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं एक असेट खरीद के एक लेजर को दे रहा हूँ, तो भैया मैं कितना एक्सपेक्ट करता हूँ, आज पूरी इन्वेस्टमेंट कितनी एक्सपेक्ट करता हूँ, आज मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं कितना एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ठीक है, कितना मैं ओवरऑल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। तो इसका फॉर्मूला है, जैसे मैं पहले लिखवा चुका हूँ, MLPs मतलब मिनिमम लीज पेमेंट प्लस UGRV। UGRV बोले तो अनगारंटेड, जो बताया था पहले वाली स्लाइड पे, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, मतलब कि मैं हर साल MLP में क्या है, MLP में एक तो एनुअल रेंट हो गया कि हर साल एज पर कॉन्ट्रैक्ट मुझे कितना पैसा मिलेगा, साथ में जो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है कि कितना मैं बेचूंगा तो कितना मिलेगा ही मिलेगा 5 साल बाद, और साथ में हो सकता है कि अनगारंटेड भी कुछ हो, कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इतना पैसा मुझे और मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आईफोन अगर मैंने लिया है, किसी को अगर मैं लीज पे दे देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, मैंने अगर 1.5 लाख का लिया और किसी को दे दिया 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद मुझे गारंटेड है कि 15,000 तो मिलेगा। डेट इज कॉल्ड GRV, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, कि 15,000 का तो बिकेगा बिकेगा इसका पूरा बॉडी बॉडी जो भी है। पर ये भी हो सकता है कि 15 से ऊपर भी बिक सकता है, 20 का भी बिक सकता है, 22 का भी बिक सकता है, 25 का भी बिक सकता है, राइट? तो डेट इज जो एक्सेस जो अमाउंट होगी, डेट इज कॉल्ड अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है ना, कि श्योरिटी नहीं है, बट हाँ वी कैन एक्सपेक्ट इट। तो वो हो गया। तो आई थिंक आपको GIL का फॉर्मूला समझ में आ गया, GIL क्या होता है, MLP क्या है, UGRV क्या है। ठीक है ना, इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन में फिगर क्या क्या दे रखी है वो देखते हैं। GIL निकालने के लिए MLP चाहिए और UGRV चाहिए, और MLP के लिए एनुअल लीज पेमेंट चाहिए और GRV चाहिए। एनुअल लीज पेमेंट दे रखी है, लीज रेंटल हाउ मच, 3,80,000 पर एनम। ये मुझे हर साल मिलेगा। कब तक मिलता रहेगा? 5 साल तक मिलेगा मुझे। ये मेरी एनुअल लीज पेमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो MLP कंप्यूट करते हैं। एनुअल लीज पेमेंट मल्टीप्लाई बाय टर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म क्या है, डेट इज 5, और कितना अमाउंट है, 3,80,000। गॉट इट? एनुअल लीज पेमेंट मल्टीप्लाई बाय टर्म, 5 साल के लिए हमें इतना पैसा मिलेगा, प्लस एक और चीज थी इसके अंदर, GRV, याद है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखिए, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी है जी। ठीक है, वो और इसमें यहाँ प्लस हो जाएगा। कितना है जी? गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 70,000 रुपीज। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 70,000। ठीक है, अब इसे कंप्यूट करते हैं एंड देन लेट्स मूव ऑन। ये मेरा टोटल आ गया 19,70,000, 19,70,000 रुपीज। ये मेरा MLP आ गया। गॉट इट? और GIL के लिए GIL का फॉर्मूला क्या कहता है, MLPs प्लस UGRV, जो अनगारंटेड सा है, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। सो GIL मेरा यहाँ पे आ गया, MLP कितना निकला ऊपर, 19,70,000, प्लस UGRV कितना है जी, अनगारंटेड रेजिडुअल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 50,000 दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझा दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है,
ये तो सिंपल से आया था लास्ट ईयर, बहुत सिंपल सा। गॉट इट। तो ये कितना हो गया जी? 20,20,000। ये मेरा जीएल आ गया। तो मेरा पहला आंसर तो हो गया। क्या था? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो मैंने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अनअर्न लीज इनकम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा टच में देता रहूँगा आप लोगों को, ताकि समझ जाओ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ कैसे करना है। गॉट इट। पूछा है कैलकुलेशन, क्या किस चीज़ की पूछी है? कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड लीज इनकम, ये पूछा है। ठीक है ना? इसको हम ये भी बोल सकते हैं, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अभी क्या है जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं, डेट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे समझाऊंगा, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बस इतना ही समझना, ज़्यादा नहीं। क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू? लेट्स सपोज आज आज आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, आपने बैंक में डाल दिए। ठीक है, फॉर 1 ईयर। और बैंक इंटरेस्ट कितना देता है? लेट्स सपोज 10%। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर हाउ मच यू विल बी गेटिंग? 100 तो मिलेगा, मिलेगा, प्लस 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, डेट इज 110। ठीक है, एक साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 110। मतलब जो आज 100 रुपये हैं, और एक साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे वो? 110 रुपये। जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक मार्केट में इंटरेस्ट रेट घूम रहा है एक। ठीक है ना? ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे, रिस्क फैक्टर पे, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उतना डेप्थ हम जाएंगे नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है आपके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो इतना मनी की वैल्यू मतलब उसमें ऐड ऑन हो जाएगी, इतना मतलब इतना ऐड ऑन हो जाएगा इंटरेस्ट। तो साल बाद वो कितना बन जाएगा? 110। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि आफ्टर, मैं सिर्फ घुमा रहा हूं यहाँ पे, आफ्टर 1 ईयर आपको कहीं से 110 रुपये मिलने वाला है, कहीं से भी। ठीक है, और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है। गॉट इट। तो इस 110 रुपये जो मुझे एक साल बाद मिलेगा, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? अभी क्वेश्चन किया ना यहाँ पे, 100 रुपये थे, 10% जमा कराया तो 110 मिला। अगर मैं घुमा दूं कि मुझे 110 मिलेगा साल बाद, और मार्केट में 10% रेट चल रहा है, तो आज इस 110 रुपये की कितनी वैल्यू है? 100 रुपये। ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है। इस 110 की मेरी जस्ट 110 रुपये की जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है, ये आज मेरी प्रेजेंट वैल्यू बन गई 100 रुपये। मतलब आज के 100 रुपये फ्यूचर के 110 हैं। ठीक है, ऐसे बोल लो, या फ्यूचर का 110 रुपये, आज का 100 रुपये। और ये किस पे डिपेंड करता है? एक रेट पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट। इसको हम डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस ये समझ लो, डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं। तो अभी बस मोटा मोटा ये समझ लो, ज़्यादा कुछ इसमें घुसना नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में हमें जो पेमेंट मिल रही है, वो आज उसकी वैल्यू कितनी है, बस। अभी फिलहाल ये समझिए। ठीक है, तो अनअर्न्ड क्या होता है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अगर ये जैसे पेपर में आया है आपके, और इस बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रिपीट होते हैं ड्यू के अंदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आएगा। वैसे तो मुझे लगता है आएगा ही आएगा, फिर भी बहुत ही रेयर चांस है कि ना आए। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए पहले। इसका फॉर्मूला होता है GIL, यानी कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज पड़ा था वो, माइनस, या तो बोल दीजिए नेट इन्वेस्टमेंट, या इसका एक और नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLPs प्लस UGRV। ठीक है, गॉट इट। अब क्या मतलब है इसका?
एक वर्ड है यहाँ पे अनअर्नड। आप लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तो अनअर्नड आपने कभी ना कभी समझा होगा, पढ़ा होगा, क्या मतलब है अर्न, मतलब जो अर्न कर लिया। आज मैंने सपोज करो किसी को सर्विस दे दी और मैंने 100 रुपये ले लिए, मतलब 100 रुपये लिए नहीं लिए वो अलग बात है, बट 100 रुपये की सर्विस दे दी, तो डेट इज कॉल्ड अर्नड, कि मैं कमा चुका हूँ। अनअर्नड बोले तो कि अभी मैंने सर्विस भी किसी को दी नहीं, और 100 रुपये मेरे पास आ गए या मैं नहीं भी आया, जो भी है वो 100 रुपये जो मेरे लिए वो अनअर्नड है, कि अभी तक मैंने कमाए नहीं है वो। ठीक है ना। अनअर्नड मतलब जो कमाया ना गया हो। लिख देता हूँ हिंदी में, ना हो। ठीक है ना। तो अनअर्नड है। तो अनअर्नड का मतलब क्या मतलब है इस फॉर्मूले के हिसाब से, कि आज के हिसाब से जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो मेरी जीआईएल है, सपोज मेरे को पूरा जो 5 साल के लिए जो मुझे एनुअल लीज रेंट मिलेगा, मुझे यूजीआर भी मिलेगी, जीआर भी मिलेगी, सब कुछ मिला बुला के सपोज करो 15 लाख है। ठीक है। अगर इस 15 लाख रुपए की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं? प्रेजेंट वैल्यू। सपोज कोई भी रेट हो, 10%, 15%, जो भी रेट हो। सपोज इसकी वैल्यू 12 लाख है, कि जो मुझे 5 ईयर और कॉन्ट्रैक्ट टर्म ली 5 साल, एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए आपको, कि आज मैंने पूरा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लीज में, मेरे हिसाब से मुझे 15 लाख रुपए 5 साल तक मिलते रहेंगे। ठीक है ना। एनुअल लीज पेमेंट मिलेगी, इसके अंदर इंक्लूड है, जीआरवी भी इंक्लूड है, यूजीआरवी भी इंक्लूड है। मगर ये तो मुझे साल साल बाद मिलती रहेगी, मतलब ओवरऑल वैल्यू 15 लाख है। आज इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं रेट के हिसाब से, तो वो 12 लाख बैठती है। आज इस 15 लाख की वैल्यू 12 लाख है। तो जो डिफरेंस है ना, कितना, 15 लाख माइनस 12 लाख, 3 लाख, ये क्या है भैया? ये अनअर्नड है। ये मेरी इनकम है अनअर्नड। इसको बोलते हैं अनअर्नड फाइनेंस इनकम या लीज इनकम। कि अभी कमाई नहीं है, ये मैं कब कमाऊंगा? 5 साल तक कमाता रहूंगा। आज ये कमाई नहीं है, मैंने अभी बताया ना अनअर्न का मतलब क्या होता है, जो कमाया ना गया हो। ठीक है। तो 15 लाख तो मैं 5 साल तक कमाता रहूंगा। मगर इस 15 लाख की अगर मैं आज वैल्यू निकालूं, 12 लाख है, कि इतना मैं कमा लूंगा आज के हिसाब से। कम मतलब ये है। तो जो इंटरेस्ट रेट का जो फैक्टर है, डिस्काउंटिंग रेट का जो फैक्टर है, वो जो अमाउंट होती है डेट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। सो ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने लिखवाया अभी क्या, जीआईएल माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस यूजीआरबी। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस यूजीआरबी, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। यही तो होता है जीआईएल, एमएलपी प्लस यूजीआरबी। अब यही पढ़ के आए हैं पीछे पीछे लास्ट स्लाइड में। बस उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। यही होता है जीआईएल माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। अगर ऐसे याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो वो हमारी क्या, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। कंसेप्ट क्लियर है? नहीं हो तो मुझे बताना, कमेंट्स में मार देना, या फिर जैसे भी हो मुझे बता देना। आई विल डिस्कस मोर ऑन इट। ठीक है। फ्यूचर में जब वीडियो लेके आऊँगा, लेंथी वीडियोस लेके आऊँगा टॉपिक के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर, तो और अच्छे से समझाऊंगा इसको। ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। तो मुझे अर्न फाइनेंस इनकम निकालनी है। अब अर्न फाइनेंस इनकम के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो जीआईएल चाहिए, जीआईएल में निकाल चुका हूँ, अभी निकालिए ना। कितनी है यहाँ पे? 20 लाख 20 हज़ार। ठीक है। जीआईएल में को दे रखी है 20 लाख 20 हज़ार। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल निकालनी है। ये तो निकालना है ना, अब जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे। तो वो निकालते हैं, चलो कैसे निकालनी है उसकी, उसका एक कंपटीशन है, वो देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेशन, जो भी आप में लिखना लिख सकते हैं। ठीक है। मेरी अपनी हैबिट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कितने साल का है पीरियड। 5 साल, 5 ईयर्स का है। ठीक है। तो कम ऑन टू इट। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे ईयर्स। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है।
अगला कॉलम बनाएंगे हम MLP प्लस UGRV, ठीक है ना, जिसको हम GIL भी बोल सकते हैं। ठीक है, बताओ जी, अब बड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे। MLP में क्या था, एनुअल लीज पेमेंट प्लस GRV, और साथ में UGRV हम और ऐड करेंगे यहाँ पे। अब देखो क्या है, ईयर 1 पे हमें कितना मिलेगा लेजी से, क्यू लिमिटेड से, 3,80,000। कब तक मिलता रहेगा, 5 साल तक। तो पहले तो इसको डाल दो यहाँ पे, सिंपल, 3,80,000, 3,80,000, 3,80,000, जो जो मिलना है बस वो डालते रहो। ठीक है, ये एनुअल लीज पेमेंट आ गई। अब 5वें साल हमें दो चीजें और मिलेंगी, GIL में आती हैं जो, एक होती है GRV और एक होती है UGRV, पता है ना। 5वें साल, ये जो 5वां साल खत्म हो जाएगा, तब मुझे गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी 70,000 पे, और अनगारंटेड भी मिलेगी 50,000। तो ये भी तो मुझे मिलेगा ही ना, ये भी तो GIL का पार्ट है, इसकी भी तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, अभी समझाया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे दिस इज 70,000, फिर 5वें साल में और मिलेगा कितना, 50,000, यही है ना, 70, 50। ठीक है। अब जो मुझे ये सारी पेमेंट फ्यूचर में मिलेंगी, पहले साल के बाद 3,80,000 मिलेगा, दूसरे साल के बाद 3,80,000 मिलेगा, ऐसे मिलता रहेगा और 5 साल बाद तक मुझे ये सब चाहिए मिलते रहेंगी। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट समझा रहा था आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने एक डिस्काउंटिंग रेट की बात की थी कि 10% यानी इंटरेस्ट रेट, है ना, 100 का 110 हो गया, 110 का 100 हो गया, बताया था ना सारा सब कुछ। तो वो रेट आपको दे रखा होगा, उसी के जरिए हम प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 110 मुझे साल बाद मिलेगा, पर आज कितनी वैल्यू है उसकी, 100 रुपये, अगर 10% रेट है तो। ठीक है, तो वो रेट से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, बस ये समझना है आपको। और वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कोई हाई चीज नहीं है इसके अंदर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये वही इंटरेस्ट रेट है जो मैं बता रहा था अभी, इसको इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको, डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये एक ही चीज़ है। यहाँ दे रखा है 15%, मैंने अपने एग्जांपल में 10% लिया था, मगर जो क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 15%। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलना, ठीक है जी। वो तो मैंने एक रैंडमली कुछ भी पिक कर लिया। तो यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, इन्होंने अपने आप कैलकुलेट किया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या दे रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर तक, कि पहले साल ये रेट है, प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी, दूसरे साल इतनी होगी, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, बस ये आपको वहीं पुट ऑन करना है। ठीक है, यहाँ लिखना है डिस्काउंट रेट, कितना है डिस्काउंट रेट, क्वेश्चन मैंने यहाँ बार बार पीछे जाऊंगा स्लाइड में, व्हाट इज दैट, ओके, पहले साल का है 0.8695, 0.8695, सेकेंड ईयर का कितना है, 0.7561, थर्ड ईयर का कितना दे रखा है, 0.6575, फोर्थ ईयर का कितना दे रखा है, 0.5718, फिफ्थ ईयर का कितना दे रखा है, 0.4972, सिक्स ईयर का कुछ है नहीं, सिक्स ईयर तो है भी नहीं। फिफ्थ ईयर में तीन पेमेंट हो रही है, एक तो लास्ट वाली एनुअल पेमेंट GRV और UGRV, सब फिफ्थ ईयर में तो होगा, रेसिडुअल वैल्यू जो होगी फिफ्थ ईयर में तो होगी, तो सेम रेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा कॉलम बनेगा, चौथा कॉलम प्रेजेंट वैल्यू, कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, आज की डेट में क्या वैल्यू है, एक साल बाद जो 3,80,000 मिलेगा उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू वो निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ये दिमाग में रखना। ये मेरा बन गया 330,410। ठीक है, अगला देखते हैं, मतलब पहले साल के एंड में जो 3,80,000 मिलेगा उसकी आज अभी की वैल्यू है 3,30,410। अब देखते हैं जो 2 साल बाद 3,80,000 मिलेगा उसकी अभी क्या वैल्यू है ना।
वो देखना है। ये बनी मेरी कैलकुलेटर्स के हिसाब से 287,318, ठीक है ना। मतलब जो 2 साल बाद जो मुझे 3,80,000 मिलेगा, उसकी आज वैल्यू कितनी है? 2,87,318। गॉट इट। फिर जो 3 साल बाद जो मुझे 3,80,000 मिलेगा, आज की डेट में कितनी वैल्यू है जी? 6575, राइट, दैट इज 249,850। 249,850। और चौथे साल में कितनी आ रही है मेरी? 0.5718। भैया अच्छा सा कैलकुलेटर ले लेना, ठीक है, उसकी खूब प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आपको पता होगी ये बात। तो आराम से प्रैक्टिस करना, कैलकुलेटर पे अपने हाथ फिंगर सेट कर लेना, ताकि पंगा ही ना पड़े, ठीक है ना। अच्छे से प्रिपेयर होके जाना एकदम बेस्ट तरीके से। हाउ मच? 188,936। ये 18 है ना, हाँ जी। अब जीआरबी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? जो 5 साल बाद जो में 70,000 मिलेंगे, उसकी आज की डेट में कितनी वैल्यू, वो देखते हैं। 4972 34804 34804। और अब निकालेंगे यूजीआरबी की प्रेजेंट वैल्यू, 0.4972। हाउ मच? 24860। बस ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई हर साल के हिसाब से, आज की डेट में क्या वैल्यू आ गई वो आ गया। ठीक है, अब इसका हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? इस ओवरऑल जीआईएल की प्रेजेंट वैल्यू है 330,410 प्लस 287,318 प्लस 249,850 प्लस 217,284 प्लस 188,936 प्लस 34804 प्लस 24860। ठीक है, दिस इज 1,333,462, यानी कि 13,33,462। ये मेरी ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू है। क्या जीआईएल कितना है इस केस में मेरा? 20,20,000, है ना। उसकी आज की डेट में अगर मैं वैल्यू करूं 5 साल पहले, कितनी बैठ रही है? 13,33,462। ये है। समझ में आई यहाँ तक बात? सिंपल है ना, कि ईयर डाल लिया यहाँ पे, ईयर लिख लिए, फिर एमएलपी प्लस यूजीआरपी सब कुछ लिख दिया, उनका डिस्काउंट रेट लिख दिया, और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, सबको प्लस कर दिया। ठीक है, अब सिंपल है। जो क्वेश्चन की डिमांड है कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है, अनअर्न्ड फाइनेंस या लीज इनकम, जो भी आप बोलना चाहो, क्या होती है? अभी लिखवाया था जीआईएल माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल, या एनआई बोलो, या जो भी बोलना है बोलो। कितना है? 20,20,000 माइनस कितनी आई थी मेरी प्रेजेंट वैल्यू अभी? 13,33,462। 13,33,462। तो मेरा कितना बन गया ये बना मेरा 6,86,538। ये मेरा सेकंड का भी आंसर आ गया। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्या क्या पूछा था? एक तो जीआईएल पूछा था, वो हमने निकाल ली, और एक अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम या लीज इनकम पूछी थी, वो भी हमने निकाल ली। तो इस तरीके से ये 12 मार्क्स अपने हो जाएंगे। देखो, लीज के चैप्टर में एक फायदा तो होगा आप लोगों को, इट्स नॉट दैट लेंथी, जैसे ब्रांच लेंथी है, डिपार्टमेंटल लेंथी है, ये लेंथी तो नहीं होने वाला, पर कंसेप्चुअल थोड़ा ज़्यादा, टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा, मगर ये बड़ा बहुत टाइम सेव कर लेगा आपका ये। अगर आप इस पे अगर प्रैक्टिस करके जाओगे, तो ये आपका टाइम सेव कर लेगा। 12 मार्क्स आप इसके आराम से आप फटाफट कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा उस हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटजी बना के जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो आया था लीज का, इसके ऊपर, जीआईएल और अनअर्न्ड इनकम के ऊपर।
एक क्वेश्चन और आया था, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। ये तो लीज के पूरे कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बताया दूं क्या है। 6 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो ठीक है, बट 6 तो लिखने ही लिखने हैं। ऑपरेटिंग लीज थोड़ा बताया दूं क्या है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर वो शॉर्ट टर्म की होती है, दिमाग में रख लेना। आज मैंने आपको दे दी 3 साल के लिए, फिर किसी और को दे दी, फिर किसी और को दे दी, फिर किसी और को दे दी। बट फाइनेंशियल लीज क्या होती है, एक ही बंदे के लिए हम खरीदते हैं एसेट, और एक ही बंदे को देते हैं। मतलब लेजर जो होता है एसेट खरीदता है, लेजी को जो एसेट की जो लाइफ होती है, चाहे 20 साल 50 साल जितनी भी लाइफ है एसेट की, तब तक हम उसको लीज पे देते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ही बंदे को लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये बात समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं और भी अच्छे से समझा सकता हूँ, बट दैट विल टेक मोर टाइम। जब वीडियो लेके आऊँगा टॉपिक पे तो उसको अच्छे से समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से एग्जांपल दे दे के, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी समझ लो डिफरेंस, जो जिस बेसिस पे लिखने हैं वो समझ लो। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, ऑपरेटिंग में नो, इसमें यस, ऐसे दिमाग में रख लो। क्यों? ऑपरेटिंग लीज बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए होती है। क्या 3 साल के लिए मैंने किसी को दे दिया, फिर अगले 3 साल के लिए किसी को दे दिया, फिर 2 साल के लिए किसी को रेंट पे दे दिया, मतलब एज अ लेजर मैं रेंट पे दे रहा हूँ लेजी को। तो मेरे लेजीज चेंज होते रहते हैं टाइम, ठीक है। तो अगर मैंने आज 20 लाख की मशीनरी ली है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 20 लाख रुपए एक ही लेजी से वसूलूंगा, कि 3 साल के लिए मैंने उसको रेंट पे दे दी तो 3 साल तक तो मुझे पूरा, हर साल का रेंट इंक्लूड करके मुझे पूरा 20 लाख दे दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसमें नहीं होता। बट हाँ फाइनेंशियल लीज में ऐसा होता है। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि जो लेजी होता है वो स्पेशल डिमांड करता है कि मुझे 20 लाख की एसेट मेरे को मेरे हिसाब से चाहिए, 20 साल के लिए चाहिए, तो मैं उसकी कस्टमाइज करवा के एसेट उसको देता हूँ, और 20 साल तक पैसे देता रहूँगा। तो वो जितना मैंने आज पैसा लगाया 20 लाख रुपए, वो मैं पूरा वसूलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई, तो इसलिए मैं कॉस्ट रिकवर करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कॉस्ट रिकवर नहीं करते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म, इसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्म शॉर्ट होती है ऑपरेटिंग में, और यहाँ पे लार्ज होती है, ठीक है। जैसे अभी समझाया मैंने कि ऑपरेटिंग लीज में बेसिकली क्या हो रहा है, 3 साल 2 साल 4 साल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होती हैं, अलग अलग लेजीज होते हैं उसमें। बट फाइनेंशियली सिर्फ एक ही बंदे के लिए होती है, और वो लाइफ, और ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एसेट के लाइफ टाइम तक, ठीक है जी। कैंसिलेशन, नो, यस, और यहाँ पे ये नो। ऑपरेटिंग लीज कैंसिल हो सकती है क्योंकि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं इसमें 3 साल 2 साल के लिए, तो कभी भी कैंसिल हो सकती है। बट फाइनेंशियल लीज तो एक ही बंदे के लिए होती है ना, उसी की डिमांड से तो मैंने एसेट लेके उसको बेची है, तो वहां पे कैंसिल बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है। डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग लीज में डेप्रिसिएशन कौन बियर करता है, मतलब कौन अपनी बुक्स में दिखाता है, लेजर, क्योंकि लेजर ही तो मेन ओनर है उस एसेट का, और 3 3 साल के लिए वो दे रहा है लोगों को, तो डेप्रिसिएशन वो अपनी बुक्स में दिखाएगा, लेजर्स बुक्स। बट फाइनेंशियल लीज में लेजी की बुक्स में होता है, ये दिमाग में रख लेना। हाउएवर ओनरशिप तो लेजर के पास होती है, पर डेप्रिसिएशन क्योंकि पूरी लाइफ टाइम के लिए असेट उसके पास रहेगी लेजी के पास, तो ऑब्वियसली बात है डेप्रिसिएशन भी वही चार्ज करेगा, करना भी चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए होता है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस, ऑपरेटिंग लीज में यहाँ पे लेजर बियर करता है, और फाइनेंशियल लीज में लेजी बियर करता है, ये दिमाग में रख लेना। भैया असेट तुम ऑपरेटिंग लीज में सिर्फ 2 2 3 3 साल के लिए तुम लेजी को दे रहे हो, तो वहाँ पे जो रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस है तो लेजर का ही तो बनेगा, है ना। वो थोड़ा ना, वो तो रेंट दे रहा है 2 साल के लिए, और अब उसके बाद कहानी खत्म, फिर तुम दूसरे लेजी को दोगे, तीसरे लेजी को दोगे। पर फाइनेंशियल लीज तो एक ही बंदे के लिए सब कुछ किया है ना हमने, तो उस केस में वो लेजी ही करता है, जिसके पास एसेट होती है, जो इसको यूज कर रहा है, समझ गए। रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में ओनर कौन है, लेजर है, ठीक है। तो वो 2 2 साल के लोगों को दे रहा है, लेजी को दे रहा है, लेजीज अलग अलग लेजी उनको दे रहा है एसेट, तो जो उसका उस एसेट से रिलेटेड रिस्क एंड रिवार्ड है तो लेजर के पास रहेगा, जितना भी रिस्क है उस एसेट से रिलेटेड या जितना भी हो सकता है प्रॉफिट और इवेल्युएशन हो, तो वो लेजर का फायदा है। पर जो फाइनेंशियल लीज में क्या होगा कि भैया एक ही बंदे के लिए सब कुछ कर रहा है, उसी को ही हमने पूरी लाइफ टाइम के लिए एसेट दे दी, हम तो नाम के ओनर हैं, ओनर तो हम अभी भी हैं बट नाम के हैं, मगर रिस्क और रिवार्ड लेजी का होता है,
क्योंकि सब कुछ डीम्ड ओनर वही है, देखा है, सब कुछ वो कर रहा है, करता धरता वही है, हम तो बस पैसे ले रहे हैं, बाकी तो उसी के लिए पूरी लाइफ टाइम के लिए उसके लिए तो सारा काम लीज लेजी पे ही होता है। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से समझा सकता था एग्जांपल दे दे के, बट इट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए अभी सिर्फ इतना ही समझिए। जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा टॉपिक पे तो अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 18 मार्क्स के लीज अकाउंटिंग के दो क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैंने समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके आऊँगा, कोई दूसरा टॉपिक लेके आता हूँ, ब्रांच या डिपार्टमेंटल या जो भी मुझे सही लगेगा, या जो भी अगर डिमांड आती है कमेंट्स पे तो उसके हिसाब से देख लूँगा, वरना अपने हिसाब से देख लूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, समझ में आई। 18 मार्क्स बहुत यूजफुल हैं, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अच्छे से प्रैक्टिस करो, दमदार एग्जाम आने वाला है, फाड़ के पढ़ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।